हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरैया स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। जो फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, फर्स्ट आपका टॉपिक है, हम लोग फ्रेंड्स भारत के साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ रहे थे, जो साक्ष्य के प्रमाण, मतलब साक्ष्य के आधार पर क्या प्रमाण मिला है, जिससे भारत के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ठीक है, तो उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी से टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसे पढ़ते हैं, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी भारत में जो मंदसौर अभिलेख है, रेशम बुनकर की जो श्रेणी है, वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास, यानी जिसको बोलते हैं गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उतरने के लिए सीढ़ी किससे प्राप्त हुई है, तो आप बोल सकते हैं बुर्ज होम से। ठीक है, नौपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। जो भारत के प्राचीन सिक्के थे, उसका नाम है आहत सिक्का। इसी को साहित्य में करसार्पण कहा गया है। ठीक है, यानी जो आहत सिक्का है, उसको पूछ सकता है एग्जाम में, आहत सिक्के को एग्जाम में किस भाषा में, किस साहित्य में वर्णन किया गया है, तो करसार्पण में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था, तो बोल सकते हैं आहत सिक्के। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। जो भी सिक्का आप लोग देखते हैं, क्वाइंस पर जो लेख यानी अभिलेख लिखने का जो भी काम हुआ, सबसे पहले सर्वप्रथम उसको यवन शासकों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त का बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है। यानी समुद्रगुप्त राजा था, तो उसका प्रमाण कैसे मिला है, तो फ्रेंड जो उसका मुद्रा होता था, उस मुद्रा पे संगीत का क्या था, मतलब बिना बजाते हुई कोई मतलब व्यक्ति था। ठीक है, इसी से पता चला है कि समुद्रगुप्त भी संगीत का प्रेमी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगले फ्रेंड्स पॉइंट है, अरिकमेटू, यानी जो पुडुचेरी के निकट जो जगह है, उसको बोलते हैं अरिकमेडू के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो रोमन का सिक्का है रोम का, वो पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुआ है। चलिए इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट में क्या दिया है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में भी म्यांमार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला फ्रेंड जितना वीडियो कवर कर रहे हैं, ये सभी लुसेंट जीके का निचोड़ है। लुसेंट आप जानते ही हैं कि लुसेंट जीके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसलिए अगर इसको एक बार पढ़ लिया ना, तो कोई भी एग्जाम आपका पार हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, पूरा फैला दीजिए इसको। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसको बोलते थे उस टाइम में कंबोज, और जावा को बोलते थे एओ द्वीप से स्थापित हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट अभिलेख में आपको दिया गया है, महत्वपूर्ण अभिलेख में आपको दिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख में वो क्या दिया है। सबसे पहले अभिलेख के बाद पहला बात करते हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख है जो तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इसका कोई भी डेट, मतलब इसमें मेंशन नहीं किया गया कब ये अभिलेख मिला था। यानी हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक के आधार पर किया गया, किस शासक ने इसको खोज किया, तो है कलिंग राजा खरवेल। कलिंग के राजा खरवेल ने हाथी गुफा अभिलेख की खोज की थी। फ्रेंड्स, हम लोग एक तरफ अभिलेख देखेंगे और एक तरफ शासक देखेंगे कि किस शासक के समय कौन सा अभिलेख की खोज हुई। चलिए, तो हाथी गुफा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा
खारवेल के शासनकाल में मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जिसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यह है रुद्रदामन के काल में मिला, ठीक है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख है, यह है गौतमी बालासिरी, ठीक है, गौतमी बालासिरी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख, ये आपका समुद्रगुप्त के समय में हुआ। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, इसको पुलकेशिन II के शासनकाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, इसको मालवा का शासक नरेश यशोवर्मन ने स्थापित कराया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के बारे में जानते हैं। ग्वालियर फ्रेंड्स अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज के टाइम में हुआ, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो था स्कंदगुप्त के काल में खोजा गया था। देवपाड़ा अभिलेख का देख लेते हैं, यह बंगाल शासक विजय सेन के काल में स्थापित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नोट में देखते हैं, नोट में क्या दिया है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। एग्जाम पूछ सकता है कि एपिग्राफी किससे संबंधित है, तो क्या लिख सकते हैं, अभिलेखों का अध्ययन, यानी अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में, देखते हैं कि इसमें क्या साक्ष्य मिला है, इसके आधार पर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं, ठीक है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी फ्रेंड्स जो इतिहास है, तो इतिहास में हम लोग उसको बोलते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में आपको मिला है, यानी इसका विवरण लिखित रूप में है। और जो समय अवधि मतलब जो घटना लिखित रूप में नहीं है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है फ्रेंड्स। उस टाइम में मतलब कोई भी लिखित इसका प्रूफ नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी लिखे तो गए थे लेकिन उसको पढ़ आदमी नहीं पाया। आज भी वो आदि ऐतिहासिक काल का जो प्रूफ है, आज भी बुक है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसका अर्थ नहीं समझा जा सका है, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानी मानव, यानी ज्ञानी मानव जो हम लोग आज के मानव देखते हैं, जो उसको बोलते हैं होमो सेपियंस बोला जाता है। यानी ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मनुष्य जाति का उद्भव है जिसको हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं, वो 30 से 40 हज़ार साल पहले इसी धरती पे उत्पत्ति हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। उस टाइम में जो मानव था उसका मुख्य आधार क्या था, मुख्य भोजन स्रोत क्या था, शिकार था। वे लोग शिकार करते थे और शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आग का आविष्कार, यानी आग का जो आविष्कार था पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। एग्जाम पूछ सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और जो पहिया होता है गाड़ी का पहिया, उसका आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, ठीक है। यानी आग का आविष्कार के बाद ही पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मनुष्य में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति एवं नवपाषाण काल में हुई। मनुष्य जो भी परमानेंट कहीं एक जगह रहता है तो उसकी प्रकृति नवपाषाण काल में हुई थी, ठीक है। तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। पूछ सकता है एग्जाम में कि मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को, ठीक है। कुत्ता वफादार जानवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। पूछ सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का किया। तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो प्राप्ति स्थान यानी कहाँ से मिला था ये, तो अत्रिपक्कम, ठीक है, अत्रिपक्कम से आपका कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। तो भारत में सबसे पहले मनुष्य ने जो कुल्हाड़ी बनाया सबसे पहले, तो कहाँ से बनाया, अत्रिपक्कम से बनाया था, ठीक है, जो सबसे पहले तांबा धातु से बनाया था, निर्मित था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। कृषि का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक का जो सोर्स कहा जाएगा वो अभी के स्थान मेहरगढ़ यानी पश्चिम बलूचिस्तान में आज भी अवस्थित है, वहाँ से साक्ष्य मिला है।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। पहली फसल एवं जौ थी। फ्रेंड्स, कृषि के लिए जो सबसे पहला फसल उगाई गई थी आपका गेहूँ और कौन थी, जौ थी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ सबसे पहले कृषि इसका खेती किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यहाँ से देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यानी कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, अगला पॉइंट है कुलडहवा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुलडहवा। ठीक है, कुलडहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कुलडहवा जो है यह स्थल इस चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलिए इसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, एक तरफ संस्कृति और एक तरफ बर्तन, यानी उस टाइम में कौन सा संस्कृति चलता था और कौन सा बर्तन हम लोग यूज करते थे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है आपका है मालवा। तो मालवा जो संस्कृति थी वो काला तथा लाल बर्तन यूज करती थी। जो बुर्जहोम संस्कृति थी वह धूसर बर्तन यूज करती थी। जोखे लाल बर्तन और दक्षिण नौपाषाण का चमकीला धूसर और पूर्वी नौपाषाण का भूरा लाल। ठीक है, सब बर्तन है उस टाइम का। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स इसका पॉइंट है, पलवराम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज हुई। पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई, तो पलवराम स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, ठीक है, पत्थर के बने हुए थे। यानी जो भी ये भी पूर्वपाषाण काल में जो औजार बनते थे वो आपका पत्थर को बनते थे। ठीक है, उसको बोलते थे स्फटिक, बोलते हैं स्फटिक। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्वपाषाण कालीन और औजारों की खोज की। याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्रूस फुट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्वपाषाण कालीन औजार की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सबसे प्राचीन नगर कौन था, मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है सिंधी भाषा में, मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। नेक्स्ट पॉइंट है, असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। यानी मानव इंसान के जैसा एक असम में श्वेतभ्रू गिबन पाया जाता है जो एकमात्र मानवाव कपि है, यानी बंदर है जो मानव के जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध फ्रेंड्स जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, यानी इमाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। यानी जीवाश्म का प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। यानी भारत में मनुष्य स्थित था कि नहीं था, इसका प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, इसका प्रूफ। नोट पे देखते हैं, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। एग्जाम पूछ सकता है कि नागरिक सेवा के कौन से भारतीय अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या के बारे में बताया, तो वो थे रिजले। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। आइए, रेडियोकार्बन C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमाण तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी गई है। जिसको मॉडर्न रेडियोकार्बन जो पद्धति होता है इसको बोलते हैं C14। इसके विश्लेषण के आधार पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर
दयाराम साहनी ने की। एग्जाम पूछता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रेलवे एनटीपीसी में, बैंकिंग में और यूपीएससी बीपीएससी में बिहार दौरों का बार बार क्वेश्चन पूछा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। ठीक है, चलिए, यानी सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता में रखा जा सकता है या फिर इसको कांस्य युगीन ब्रोंज युग में भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दासक नदी किनारे स्थित सुतकाडेर, ठीक है, सुतकांगेडोर जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान, पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिसको भी वर्तमान में जिला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर राज्य पड़ता है, दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुतकाडेर है, सुतकाडेडोर है, ये कहाँ पाया गया है, इसका साक्ष्य तो बलूचिस्तान में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पूछ सकता है, नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकता है कि उत्तरी पुरस्थल यानी के किनारे आलिमगीरपुर ये कहाँ मिला है, इसका साक्ष्य तो मेरठ जिला मिला है। ठीक है, इसी तरह देख सकते हैं कि मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। यहाँ सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। किस नदी किनारे, तो दासक नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का कुछ नाम जानते हैं, जिसको सैंधव सभ्यता ही बोल सकते हैं, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे लोगों का मतलब बहुत अच्छे तरह से विकास था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त स्थल थे उनमें केवल 6 को ही माना गया है बड़ा स्थल, जिसमें मोहनजोदाड़ो है पहला, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गनवारी वाला है, चौथा है धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। यही आपका 6 बड़े साइट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल एवं सुतकोतदा। लोथल सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है, तो लोथल क्या था फिर, तो एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, एवं सुतकोतदा, ठीक है, सुतकोतदा जुते हुए खेत और नाक्सासीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी जो भी जोते हुए खेत था और नक्शेदार दीवार का जो ईंट बनाया गया था, नक्शा विभिन्न तरह का, उसका साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। ठीक है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अनागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो विशाल अनागार था, जो अन्न का भंडार था, वो आपका मिला है एक बड़ी इमारत। ठीक है, सैंधव सभ्यता का एक बहुत बड़ा इमारत मिला है। चलिए अब चलते हैं उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस तरह होता था, उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार कैसे होता था ये देखते हैं। एक तरफ है आयातित वस्तुएं और प्रदेश, इसको कहाँ पर सेलिंग किया जाता है इसके बारे में। पहला फ्रेंड से तांबा था खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। तांबा कहाँ बिकता था, खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में। ठीक है, इसका व्यापार होता था। नेक्स्ट है चांदी कहाँ था, अफगानिस्तान ईरान में। ठीक है, सोना कहाँ इसका बिजनेस होता था, कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान में सोना का खाना पाया जाता था उस टाइम में। टीन अफगानिस्तान ईरान, ये सब विदेशी व्यापार होता था यहाँ से। गोमोद सौराष्ट्र में और लाजवर्थ मेसोपोटामिया में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है सीसा आपका है ईरान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम लोग इसके पहले भारत के साक्ष्य के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी से पार्ट 3 वीडियो में उसको कवर किए हैं।
आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है इसे फ्रेंड्स। उसके बाद से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार था इसका लंबाई कितनी थी फ्रेंड्स। उसके बीच में एक स्नान कुंड था उसके बीच में, जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो पूछ सकता है कि बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जो अग्निकुंड था जिस पर हवन किया जाता है और लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा विराजमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, यानी एक नर्तकी नाचती हुई नर्तकी का एक कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से ही। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। जो हड़प्पा का मोहर था उस पर एक सिंह वाले पशु का ज़्यादातर फोटो मिलता है, मोहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, लोथल और चन्हुदड़ा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक है सिंधु सभ्यता की लिपि। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं ओर। आज हम लोग अभी ऐसे लिखते हैं ना, दायां से बाएं ओर। ठीक है, अभी हम लोग बायां से दाएं ओर लिखते हैं, पहले दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, उल्टा। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ठीक है, ये कुछ विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नहरों और घरों के विन्यास के लिए कौन पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो ग्रिड पद्धति किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी उस टाइम में जितना भी घर था उसके दरवाजे आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर का ही जो घर का दरवाज़ा था वह सिर्फ आगे की ओर खुलते थे, बाकी सब पीछे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। उस टाइम में गेहूँ और जौ लोगों की मुख्य फसल थी, खाते थे, जो खाने वाला खाद्य फसल। सैंधवी वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से और रंगपुर से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है कि उस टाइम में भी धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से। सुरकोतदा कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से, और लोथल से मिला है संध्युनकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो पूछ सकता है कि लोथल से क्या मिला है, तो घोड़े के हड्डी मिले हैं। और सुरकोतदा कहाँ से मिला है, कालीबंगन। सुरकोतदा कालीबंगन लोथल से मतलब घोड़े के अस्थि पंजर, तीनों जगह से मिला है। ठीक है, क्या चीज़, घोड़े के हड्डी। एग्जाम में जो ऑप्शन दे देगा सुरकोतदा कालीबंगन लोथल टिक कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता है, कोई एक देगा। नेक्स्ट पॉइंट है तौल की इकाई संभवतः सोरे के अनुपात में थी। जो भी माप तौल की चीज़ होती थी वो सोरे के रेशियो में थी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, उस समय में। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेहुला शब्द वर्णित किया गया है, तो जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वाणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके वर्ग था, वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपका यह रहा। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है, पिगनट ने हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो को एक निरंतर एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगनट ने हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो को क्या बोला है, विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी से संबंधित किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में ही मिले हैं। वृक्ष पूजा और शिव भगवान की पूजा के बारे में सिंधु घाटी में ही इसका प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। उस टाइम में किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन स्वस्तिक चिन्ह मिला है जिसे हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। और यह अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम में भी सूर्य उपासना होता था, सूर्य की पूजा होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशु में जो कुबड़ वाला साढ़ होता है वह उस समय में बहुत ज़्यादा पूजनीय था, लोग उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्त्री मृण मूर्तियाँ। ठीक है, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्ति जिसको बोलते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिंध्यवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग सिंध्यवासी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोरंजन के लिए सिंध्यवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। उस टाइम में एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षी से खेलते थे, शिकार करते थे और चौपड़ और पासा भी खेलते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काली रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उस टाइम में कोई भी तलवार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के लिए रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। इसका अर्थ क्या है? काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उस टाइम में भी शव को जलाते थे लोग और गाड़ते थे। ठीक है, दफनाते थे। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदाड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युग में समाधियाँ मिली है, यानी एक साथ जोड़ा व्यक्ति को एक साथ दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यह अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ से ही इस सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हो गया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स सबका है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आग में जो मिट्टी पकाया जाता है उसको बोलते हैं टेराकोटा। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन बताया था, इसके बारे में खोज कौन किया, उत्खनन कब किया गया और किस नदी किनारे बसा है और वर्तमान में कहाँ पर अभी है, इसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सबसे पहले प्रमुख स्थल देखेंगे, एक साइड में, एक साइड देखेंगे नदी के बारे में, एक साइड उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, उसके बाद देखेंगे किस वर्ष में हुआ था, और चौथा देखेंगे स्थिति यानी वर्तमान में भी कहाँ पे स्थित है। तो चलिए बारी बारी से पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स जो पहला पॉइंट है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा है इरावती नदी किनारे बसा है, जिसकी खोज कौन की है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। पूछ सकता है एग्जाम में कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसी है, तो रावी नदी किनारे। जिसका खोज कौन किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यही ज़्यादा एग्जाम में देता है। जिसका खोज किया 1921 ईस्वी में। ठीक है, खोज हुआ
और वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी ज़िला है वहीं पे यह स्थल अभी है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो, जिसको जो सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसके खोजकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी। कौन थे, राखालदास बनर्जी थे, जिसको 1922 में खोजा गया। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में आपका है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं चुनहुदड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, गोपाल मजूमदार थे। ठीक है, 1931 में खोजा गया था साइट, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में ही ये भी है। ज़्यादा साइड देखिएगा तो पाकिस्तान में ही है, इंपॉर्टेंट साइड। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन। ये कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है, जिसके किसने खोजा, बीबी लाल एवं बीडे थापर ने इसका खोज किया 1953 में। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है कोटदीजी। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी फैजल अहमद इसके उत्खनन करता है, 1953 में खोजा गया। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में अभी वर्तमान में है। रंगपुर जो है ये मादर नदी किनारे बसा है। इसका खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, 1953-54 में खोजा गया था। ठीक है, गुजरात का कटिवाड़ जिला में अभी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है रोपड़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सतलज नदी किनारे बसा है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी 1953 से लेकर 56 तक। पंजाब का रोपड़ जिला में अभी इसका साक्ष्य मिलता है। लोथल है, भोगा नदी किनारे है, जो रंगनाथ राव इसके मतलब खोजकर्ता थे। 1955 या 1962 में खोज किया गया। गुजरात का अहमदाबाद जिला इसके लिए प्रचलित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी किनारे बसा है। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, 1958 में इसका खोज किया गया। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। सुतकांगेडोर, ये दासक नदी किनारे बसा है। इसका खोजकर्ता थे ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। ठीक है, 1927 से लेकर 1927 में और 1962 में इसका दोबारा खोज हुआ। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे मिला है। यह साइट वर्तमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है बनमाली। यह रंगून नदी किनारे बसा है। इसके बाद है इसका खोज कौन किया, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1974 में इसका खोज किया गया। हरियाणा का हिसार जिला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 12 नंबर धौराबिला। इसका भी मतलब रंगून नदी किनारे बसा है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके भी खोज किए थे। 1990 से 91 के दरम्यान इसका खोज किया गया। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला में ये आपका स्थित है धौलावीरा। तो फ्रेंड, जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। अगर 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में चलेंगे। ठीक है, जिसमें वेद के बारे में मतलब प्रचलित था। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से विजिबल हो सके। आइए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। यानी हम लोग कहा जाना जो वैदिक काल सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला फ्रेंड्स आपका है ऋग वैदिक काल है। ठीक है, ऋग वैदिक काल है जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में है। और दूसरा है उत्तर वैदिक, 1000 से 600 ईसा पूर्व में मतलब इसको बांटा गया है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यानी सेंट्रल एशिया था, इसी को मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास बताया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों ने किस सभ्यता की स्थापना की, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स सबका है, आर्यों की भाषा कौन थी, संस्कृत भाषा थी। आर्यों की भाषा कौन थी, संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई था 5 भाग में बांटा था। पहला था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा है विष, चौथा है जन, 5वां है राष्ट्र। यानी 5 भागों में बांटा था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे।
फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता में जो ग्राम के मुखिया थे उसको ग्रामणी बोलते थे, आज भी मुखिया है। 20 का प्रधान 20पति और शासक जो राजा थे, जन के शासक राजा, उसको राजन बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित और सेनानी थे राजा के अधिकारी। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, याद रखिएगा कि वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र एक उदार पुरोहित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।